चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में होने वाले डेंगू की, एक ऐसी बीमारी जो दिखती कुछ और है और होती कुछ और है। ये कोई आम वायरल फीवर नहीं है। बच्चों में इसका रूप इतनी तेजी से बदलता है कि अक्सर हम धोखा खा जाते हैं। और यही हमारा आज का मकसद है, उन छुपी हुई सच्चाइयों और खतरों को समझना जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर करते हैं। 4 गुना। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का मानना है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों में डेंगू से जान जाने का जोखिम 4 गुना ज्यादा होता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है कि इस विषय पर तुरंत ध्यान देना कितना जरूरी है। इस विश्लेषण में हम इन 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। डेंगू का खतरा, उसके छुपे हुए लक्षण, 3 सबसे क्रिटिकल फेजेस, ट्रीटमेंट के अलग अलग लेवल और आखिर में सबसे जरूरी बचाव के तरीके। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द डेंगू थ्रेट। अगर हम भारत के 34 अलग अलग पीडियाट्रिक आईसीयूज का डेटा देखें तो सच में हालत काफी गंभीर नजर आते हैं। तेज बुखार के साथ आईसीयू आने वाले बच्चों में लगभग 23% केसेस में मुख्य कारण डेंगू था। ये डेटा साफ बताता है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स के सामने ये कितनी बड़ी चुनौती है और इन आंकड़ों के पीछे कितने मासूम बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी होती है। अब सवाल ये है कि सबसे ज्यादा खतरा आखिर है किसको? दिल्ली में 1000 बच्चों पर एक स्टडी हुई थी जिसमें ये सामने आया कि डेंगू का सबसे बड़ा शिकार 5 से 10 साल की उम्र के बच्चे हो रहे हैं। देखिए, इन्फेक्शन तो वैसे किसी को भी हो सकता है, लेकिन शहरों में स्कूल जाने वाले बच्चे इन एडीज एजिप्टी मच्छरों के सबसे आसान टारगेट बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो बहुत जरूरी है, स्पॉटिंग द हिडन सिम्टम्स। एक बात जो काफी लोग नहीं जानते वो ये कि उम्र के हिसाब से डेंगू के लक्षण बिल्कुल बदल सकते हैं। बड़े बच्चों में तो वही क्लासिक साइंस दिखते हैं, बहुत तेज बुखार, आंखों के पीछे दर्द, सर दर्द और जोड़ों का दर्द, जिसे हम ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं। पर छोटे बच्चों या इन्फेंट्स का क्या? वो तो बोलकर बता नहीं सकते। उनमें ये लक्षण अचानक चिड़चिड़ापन, खाना ना खाना, दिन भर सोते रहना या हल्के लाल चक्कते आने के रूप में दिखते हैं। इन छोटी छोटी बातों को वक्त रहते पकड़ना बिल्कुल क्रूशल है। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, द 3 क्रिटिकल फेजेस। डेंगू का इन्फेक्शन ना एक टाइमलाइन फॉलो करता है। पहले से तीसरे दिन तक होता है फेब्राइल फेज, यानी बुखार वाला दौर। फिर आता है चौथे से छठे दिन तक का क्रिटिकल फेज और आखिर में 7वें से 10वें दिन तक कॉन्वेलेसेंट, यानी ठीक होने का समय। ये सफर समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक आम सा लगने वाला बुखार चौथे दिन अचानक से बेहद खतरनाक रूप ले सकता है। यही वो सबसे बड़ा हिडन ट्रैप है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अक्सर लगता है कि बुखार उतर गया तो चलो बच्चा ठीक हो रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुखार कम होने का मतलब रिकवरी नहीं, बल्कि क्रिटिकल फेज की शुरुआत हो सकती है। चौथे से छठे दिन के बीच जब टेम्परेचर गिरता है, तभी प्लाज्मा लीकेज, इंटरनल ब्लीडिंग और शॉक जैसी जानलेवा स्थितियां पैदा होने का सबसे ज्यादा डर होता है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसे दूर करना ही होगा। चलिए चौथे भाग पर चलते हैं, टियर्स ऑफ ट्रीटमेंट। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने डेंगू के इलाज को 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा है, जिसे एक सिलसिलेवार प्रोटोकॉल की तरह फॉलो किया जाता है। ये ग्रुप ए से शुरू होता है, जहां घर पर आम देखभाल की जाती है, और ग्रुप सी तक जाता है, जिसमें प्रॉपर इमरजेंसी आईसीयू केयर शामिल होती है। इस तरीके से क्लियर हो जाता है कि किस स्टेज पर किस तरह के मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। तो घर पर केयर कब तक करनी है और कब सीधे हॉस्पिटल भागना है, इसके कुछ बहुत ही क्लियर रेड फ्लैग्स हैं। अगर लगातार उल्टी हो रही हो, पेट में भयंकर दर्द हो, शरीर में फ्लूइड जमा होने लगे, नाक या मसूड़ों से खून आए, बच्चा हद से ज्यादा थका हुआ या बेचैन लगे, या फिर ब्लड रिपोर्ट्स में प्लेटलेट्स गिरने के साथ साथ हेमाटोक्रिट तेजी से बढ़ रहा हो, तो ये क्लियर वार्निंग साइंस हैं कि तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। अब इन तीनों ग्रुप्स का ट्रीटमेंट कैसा होता है? ग्रुप ए में घर पर केयर आती है, जिसमें बच्चे को हाइड्रेटेड रखना और सिर्फ पैरासिटामोल देना शामिल है। और हाँ, एक बहुत बड़ा एनो है आइब्यूप्रोफेन या एस्पिरिन के लिए, क्योंकि इनसे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। ग्रुप बी थोड़ा सीरियस होता है, जिसमें हॉस्पिटल के अंदर मॉनिटरिंग, केयरफुली आईवी फ्लूइड्स देना और ब्लड टेस्ट करना शामिल है। और आखिर में ग्रुप सी, जो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। यहाँ डेंगू शॉक सिंड्रोम से बचाने के लिए आईसीयू में बहुत तेजी से फ्लूइड रिप्लेसमेंट किया जाता है। अच्छी बात यह है कि आजकल इस तरह की स्पेशलाइज्ड पीडियाट्रिक केयर हर जगह एक्सेस की जा सकती है, चाहे वो बड़े टर्शरी सेंटर्स हों या लोकल लेवल पर।
जैसे गुजरात में स्पर्श हॉस्पिटल और वहाँ के पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनीष सनारिया की सुविधाएं। सही वक्त पर ऐसी एक्सपर्ट केयर मिलना सच में बच्चों के लिए लाइफ सेविंग साबित हो सकता है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के 5वें और आखिरी हिस्से पर, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन। क्योंकि डेंगू का कोई स्पेसिफिक क्योर नहीं है, इसीलिए प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा हथियार है। सबसे ज़रूरी कदम क्या है? घर के आसपास जहां भी पानी जमा होता हो उसे तुरंत हटा दें। मच्छर पैदा ही ना हो, इस पर फोकस करें। इसके अलावा पीक आवर्स में मच्छरदानी का इस्तेमाल, डॉक्टर से पूछे हुए मस्कीटो रेपेलेंट्स लगाना और बच्चों को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाना, ये सबसे असरदार एविडेंस बेस्ड तरीके हैं वायरस को फैलने से रोकने के। तो इस सब पर बात करने के बाद हमें एक बहुत अहम सवाल पर विचार करना चाहिए। आज हमारे घर या आंगन में ऐसी कौन सी रुकी हुई पानी की जगह है जिसे अगर हम आज हटा दें तो कल किसी बच्चे की जान बच सकती है? डेंगू से बिल्कुल हल्के में नहीं निपटना चाहिए। थोड़ी सी अवेयरनेस और आज उठाया गया एक छोटा सा कदम आगे चलकर किसी मासूम के लिए सबसे बड़ी ढाल बन सकता है।